पड़ेगा। तो मैं ही अपने हाथों से भैया को दूध पिलाने लगी। तब मुझे पता चला कि भैया भी कितने भूखे हैं। वह आधे घंटे तक दूध पीते रहे और जब भैया दूध पी रहे थे तब मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सच बताऊं तो मेरी तो मोटर का पानी ही निकल गया था। आधे घंटे बाद भैया बोले कि बस दीदी अब मुझसे नहीं हो पाएगा। वास्तव में आज दूध पीकर मजा आ गया। मैंने तो पहली बार दूध पिया है, बहुत मीठा था। तभी मैं बोली कि इसलिए तो मैं कह रही थी भैया अगर आप अपनी दीदी का फायदा उठाना चाहते हो तो उठा लिया करो, वरना ऐसी दीदी हर किसी को नहीं मिलती। तभी मैं भैया से बोली कि अच्छा अब मुझे घोड़े की सवारी कराओगे या फिर नहीं। तो भैया बोले कि नहीं दीदी, सवारी तो मैं आपको करवा दूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं 9 महीने बाद आपकी सोनी गोद न भर जाए। भैया से ऐसी बातें सुनकर मैं तो एकदम ही उदास हो गई। मैं बोली कि भैया आप तो बहुत डरपोक हो, कुछ नहीं होगा, जो होगा बाद में देख लेंगे। आज मेरा घोड़े की सवारी करने का बहुत मन कर रहा है। मेरे लाख मनाने पर भी भैया नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं दीदी, कुछ गलत हो जाएगा तो फिर हमसे नहीं संभलेगा। तो काफी देर सोचने के बाद मैंने भैया से कहा चलो ऐसा करते हैं, मैं मम्मी के कमरे से जाकर गुब्बारा लेकर आती हूँ। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर भैया और भी डर गए। वह बोले कि पागल हो गई, इतनी रात को, और भी वह भी ताया जी के कमरे से, आपको तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं जाने ही वाली थी तभी भैया ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। बोले कि नहीं दीदी, हम कल बाजार से ले आएंगे। अगर ताया जी जाग गए तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप आज रात और रुक जाओ। तभी मैं अंदाज में बोली कि नहीं भैया, आप बात को समझ नहीं रहे हैं, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो बस के बाहर हो रहा है। तभी भैया ने मुझे काफी समझाया और उसके बाद रात भी बहुत हो चुकी थी, तो हमें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हमेशा की तरह भैया तो लेट उठे थे, लेकिन मैं जल्द ही खड़ी हो गई थी और अम्मी जान को काम में हाथ बटा रही थी। अब्बू जान भी 9 बजे तक बैंक में जा चुके थे। मैं हमेशा की तरह सुबह सुबह नहा ली थी और भैया के कमरे में चाय देने के लिए चली गई थी। आगे भैया फोन चला रहे थे और चाय का ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर वह धीमे धीमे मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें रात वाली बातें याद आ गई थी। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। तभी मैंने भैया से पूछा कि अच्छा तो क्या पियोगे, चाय पियोगे या फिर दूध। तभी भैया हंसते हुए बोले कि नहीं दीदी, मेहरबानी कर, सुबह सुबह तो मैं चाय ही पीऊंगा। अभी तक रात वाला दूध भी पूरी तरह से हजम नहीं हुआ। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोली कि तुम्हारा पाचन तंत्र तो बहुत ही कमजोर निकला भैया। और मैं उन्हें चाय देकर अम्मी जान की मदद करने रसोई में वापस चली गई। भैया चाय पीकर नहा धो लिए और टीवी देखने लगी। अम्मी जान भी खाना बनाकर आराम करने लगी। इसके बाद मुझे तो वही बात सता रही थी कि अब बाजार जाना है, इसलिए मैंने अम्मी जान से इजाजत ले ली। पहले तो मैं भैया को अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन अम्मी जान ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि अम्मी जान भैया से पंखे साफ करवाना चाहती थी, क्योंकि उनका हाथ पंखों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए मुझे अकेले ही बाजार जाना पड़ा। बाजार जाते ही मैंने सबसे पहले फल सब्जियां खरीदी और अम्मी जान ने दर्जी को अपना सूट सिलवाने को दिया था, तो वह ले लिया और इसके बाद मैं सीधे ही मेडिकल स्टोर चली गई। मेडिकल में जाने से पहले मैंने दुपट्टे से अपने मुंह को ढक लिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके बाद मैंने जाते ही उनसे चॉकलेट वाला गुब्बारा मांग लिया, क्योंकि मुझे चॉकलेट की खुशबू बहुत पसंद थी। मेडिकल वाले भैया ने पहले तो मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके बाद बिना कुछ बोले मुझे गुब्बारा दे दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि भैया के लिए गोलियां भी ले लेती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे लग रहा था शायद उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उनसे गोलियां भी मांग ली, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे गोली देने से इनकार कर दिया। फिर मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की और गुब्बारा लेकर बाहर आ गई। फिर मैंने सोचा शायद उनके पास नहीं होगी, तो मैं दूसरे मेडिकल स्टोर पर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मुझे टैबलेट नहीं दी। अब मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे ऐसे तो टैबलेट नहीं मिलने वाली। फिर मैंने असलम को फोन किया। असलम क्लास में मेरे साथ पढ़ता था और वह मुझ पर लाइन मारा करता था, लेकिन उस वक्त पता नहीं मुझे इन चीजों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, तो मैंने उसे सिर्फ दोस्त तक सीमित रखा। असलम के बड़े भाई का यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, लेकिन असलम अब खुद कराची चला गया है। असलम को फोन करते ही पहले तो वह मुझे नहीं पहचाना, लेकिन बाद में पहचान गया। जब मैंने उनसे टैबलेट के बारे में कहा तो वह एकदम से हैरान हो गया और बोला कि अरे जरीना, तुम्हारी शादी कब हो गई, तुमने तो मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। तो मैंने उसे मुस्कुराते
कहा कि नहीं, वह बात नहीं है, मैं अभी भी कुमारी ही हूँ। तो असलम बोला कि अच्छा, तो फिर किसके लिए गोलियां ले जा रही हो? लगता है आजकल बड़ी बदमाश हो गई हो। पहले तो तुम बातें भी नहीं किया करती थी। और अब सीधा असलम बहुत मजाकिया था, तो वह मेरे पूरे मजे ले रहा था। तभी मैंने उसे डांटते हुए कहा कि चलो अब छोड़ो और जल्दी से मुझे टैबलेट दिला दो। असलम बोला कि तुम हमारे स्टोर पर चली जाओ, मैं भैया को फोन कर दूंगा, तुम बस उन्हें अपना नाम बता देना। जैसे ही मैं असलम के स्टोर पर पहुंची तो वहां पर उनके भैया तो नहीं थे, लेकिन कोई और ही लड़का खड़ा था। तो उसने मुझे जाते ही नाम पूछ लिया, आपका ही नाम जरीना है क्या? तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे टैबलेट दे दी और पैसे भी नहीं लिए। काम पूरा होते ही मैं जल्दी से घर आ गई। घर आते मुझे 2 बज गए थे। जैसे ही मैं घर आई तो भैया ने अपना सामान पैक कर रखा था और घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। अब्बू जान भी बैंक से आज जल्दी आ गए थे और अम्मी भी वही थी। यह सब देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। मैंने जाते ही अम्मी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, भैया कहीं जा रहे हैं क्या? तो मम्मी बोली कि हाँ, तुम्हारे चाचा का फोन आया है। उन्होंने बताया कि कल रात को तुम्हारी चाची जान सीढ़ियों से गिर गई हैं और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए घर संभालने वाला कोई नहीं है और खेत में भी काम सर पर आ चुका है, इसलिए अब इरफान को घर जाना होगा। यह सुनकर मैं तो पूरी की पूरी ही हिल गई थी, क्योंकि हमने जो प्लानिंग बनाई थी वह तो अब धरी की धरी रहने वाली थी और मेरे सारे अनुमानों पर पानी फिरने वाला था। यह सुनकर मैं जल्दी से भैया के कमरे में गई, जहाँ पर भैया अपना सामान पैक कर रहे थे। मैंने जाते ही उनका सामान बिखेर दिया और उन्हें डांटना शुरू कर दिया। तो भैया बोले कि दीदी देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा भी बहुत मन था आपके यहाँ रहने का, लेकिन अब अम्मी की हालत खराब हो गई है, इसलिए मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। तभी मैं बोली कि फिर मेरा क्या, मैं कितने दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रही थी और देखो आज मैं सामान भी ले आई। अच्छा, तुम ऐसा करो, आज रात रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन तभी चाची का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि आते वक्त हो सके तो तुम्हारी जरीना दीदी को भी ले आना। मैं तुम्हारे ताया से बात कर लूंगी। अगर जरीना की पढ़ाई नहीं चल रही हो तो वह 4-5 दिन घर का काम संभालने में हमारी मदद कर देगी, इसलिए एक बार तुम जरीना से पूछ लेना। फोन स्पीकर पर था और चाची के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसके बाद मैं सीधा ही बाहर आई और अब्बू को बताया तो उन्होंने भी मुझे मना नहीं किया और फिर मैं भी भैया के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गई। अब्बू जान हमें रेलवे स्टेशन पर चढ़ाने आए थे। सारे रास्ते भैया सामान से खेलते हुए गए और वे तो ट्रेन में भी जिद करने लगे, लेकिन पैसेंजर काफी बैठे थे। हम गांव पहुंचे तो अंधेरा काफी हो गया था। चाचा और चाची दोनों ही दरवाजे पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर वह बहुत खुश हुए। चाचा जान ने पहले से ही खाना बना रखा था, तो हमने जाते ही सबसे पहले खाना खाया, फिर नहाकर आपस में बातें की और थकने की वजह से हम जल्दी ही सो गए। चाचा जान और भैया बाहर सोए, मैं चाची के पास ही सो गई। सुबह होते ही मैंने सभी के लिए चाय बना दी तथा चाची जान के पैरों की मसाज भी कर दी। भैया आज भी हमेशा की तरह लेट उठे थे। तब तक चाचू जान खेत में जा चुके थे। इसके बाद मैं रसोई घर में खाना बनाने लगी। मैं सब्जियां काट रही थी, तभी भैया भी चाय नाश्ता करके रसोई में मेरी मदद करने आ गए। गर्मी के कारण मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे पसीने में भीगा देखकर भैया बोले कि कैसी होती थी, लगता है आपकी गर्मी आज निकल रही है। तभी मैंने भी उन्हें नखरे दिखाते हुए कहा कि आपसे तो कुछ होता नहीं है। तभी भैया बोले कि दीदी आज बस आप तैयार हो जाओ, आज शाम को हम खेत चलेंगे और फिर देखना मैं क्या क्या करता हूँ। आपको रुला ना दूं तो मेरा नाम बदल देना। तभी मैं बोली कि अब बस भी करो भैया, रहने दो, इतनी भी मत फेंको। लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और अब मैं शाम होने का इंतजार करने लगी थी। मैंने जल्दी खाना बना लिया था तथा चाची जान को खिला दिया। भैया के लिए भी टेबल पर खाना लगा दिया और हमने मिलकर खा लिया। दोपहर तक चाचा जान भी खेत से आ चुके थे, तो जब तक वे नहाकर आई मैंने उन्हें भी खाना लगा दिया। इसके बाद मैं नहा धोकर तैयार होने लगी। मैंने लाल रंग का सूट पहना था और थोड़ा मेकअप करके परफ्यूम भी लगा लिया और आज मैंने जूड़ा बना लिया ताकि बाल खराब ना हो। इसके बाद दोपहर में हम सभी सो गए। करीब 5 बजे तक मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने चाय बना ली। सभी ने चाय पी ली और तभी चाचा जान खेत में जाने लगे, क्योंकि गन्ने की फसल पक चुकी थी और खेत में कोई आवारा जानवर न घुस जाए, इसलिए निगरानी के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज भैया ने चाचा को पहले से ही कह दिया कि
अब आज मैं और दीदी खेत में जाएंगे, इसी बहाने हम थोड़ा घूम आएंगे। दीदी भी तो 3 दिनों से घर में ही है। तो चाचू मान भी गए। भैया ने बाइक निकाली और हम दोनों खेत चले गए। मैंने पहले से ही गुब्बारा ले लिया था और भैया को गोली भी चाय के साथ दे दी थी। खेत जाते ही भैया मुझे अपने गन्नों के खेतों के बीच ले गए ताकि कोई भी हमें देख ना सके, और वहाँ पर उन्होंने कुछ गन्ने को काटकर जगह भी साफ कर ली। इसके बाद में वो एक चारपाई भी ले आए। शाम का मौसम था और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। आज पहली बार मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। तभी भैया बोले कि दीदी अब जल्दी से झुको, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आज मुझे दवाई नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद मुझे आज भैया ने अपने खेत में ही गन्ने का रस पिलाया। वैसे मैं नहीं पीना चाहती थी, लेकिन भैया ने जानबूझकर पिला दिया। आधे घंटे तक मैंने गन्ने का स्वाद चखा। वह सच ही कह रहे थे। मेरी आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी बस हो चुकी थी, तो मैंने भैया से कह दिया कि बस भैया, आज के लिए इतना ही काफी है, अब मेरा पेट भर गया है। तभी भैया रुक गए और हमने आधे घंटे तक वहीं आराम किया। समय बहुत हो चुका था और अंधेरा भी होने लगा था। तो भैया बोले कि चलो दीदी, अब हमें घर चलना चाहिए, कहीं अब्बूजान परेशान ना हो। लेकिन सच कहूँ तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकी थी। इसके बाद भैया ने ही मुझे उठाया और बाइक पर ले जाकर बिठाया। घर जाकर सबसे पहले तो हम नहाए और उसके बाद भैया ने ही खाना बनाया। मैं तो बस रसोई घर में बैठी थी क्योंकि मेरी सारी गर्मी आज निकल चुकी थी। तभी भैया भी मेरा पूरा मजा ले रहे थे और वह भी बार बार मुझे छेड़ रहे थे कि क्या हुआ दीदी, एक दिन में ही पंचर हो गई। शाम को खाना खाकर मैंने भैया से दर्द वाली गोली मंगवा ली, जिसे खाने के बाद ही मुझे नींद आई। अगले 5-6 दिनों तक मैंने भैया को अपने पास भी नहीं भड़कने दिया, लेकिन वह मुझे हर वक्त चिढ़ाते रहते थे कि चलो दीदी गन्ने के खेत में चलते हैं, और मैं बस मुस्कुराकर रह जाती। सच बताऊं तो अब हमारा निकाह हो गया है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। एक दिन मैंने और भैया ने घर में ही माहौल बना रखा था और हमारी खराब किस्मत की चाची जान ने हमें देख लिया। इसके बाद चाचू और चाची जान ने हमें खूब डांटा और भैया को तो मार भी लगा दी। फिर उन्होंने मेरी अम्मी अब्बू को गांव बुला लिया। जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि हम पिछले 1 महीने से यह सब कर रहे हैं। हमने भी उनसे बहुत माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमें प्लीज माफ कर दो। लेकिन फिर अम्मी अब्बू ने और चाचा चाची ने आपस में फैसला करके हमारा निकाह करवा दिया, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। और हमारे में तो निकाह हो भी जाता था तो कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। खुशी खुशी चाची ने मुझे स्वीकार कर लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो